नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष, हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ चौधरी छोटूराम के एक लेख की, जिसका शीर्षक है कागजी हुकूमत। दोस्तों, चौधरी छोटूराम ने किसानों के हित के लिए अनेक काम किए थे। किसानों में अपने हकों की चेतना जगे, इसके लिए एक उर्दू साप्ताहिक जाट गजट निकालते रहे। किसानों में मौजूद अज्ञानता, अंधविश्वास को दूर करने के लिए वे निरंतर कोशिशें करते रहे। वे सांप्रदायिक विद्वेष और नफरत की राजनीति के षड्यंत्र को समझते थे, इसलिए वे हिंदू मुस्लिम एकता के चैंपियन थे और भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। यहाँ हम उनके लेखों का पाठ करेंगे जो आज भी प्रासंगिक है। उम्मीद है आपको ये श्रृंखला पसंद आएगी। आज प्रस्तुत है चौधरी छोटूराम का लेख कागजी हुकूमत। जी चाहता है कि शिमला की ऊंची पहाड़ियों पर रहने वाले सरकारी अफसरों को और लाहौर की ठंडी सड़क और सुंदर पार्कों और बागों में मटर गश्ती करते व सैर सपाटा करने वाले शहरी हजरात को किसी तरह यह विश्वास दिलाऊं कि आबादी का एक वर्ग ऐसा भी है जिसको नाने शबीना एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। जो तुम्हारे लिए विलासिता का सामान जुटाता है वह स्वयं तंग दस्त और फाका मस्त है। बेचारा किसान निढाल है, खस्ता हाल है। इसकी गरीबी की यह हालत है कि इसको सरकारी तगाजों को भी पूरा करना दूभर हो जाता है, मगर इसकी बेकसी का सही ज्ञान बहुत कम लोगों को है। हमारी सरकार ने अभी हाल में जिले के अफसरों से चंद सवालात पूछे थे। इनमें से एक सवाल यह था कि क्या सचमुच किसान के सब साधन जवाब दे चुके हैं? हमारी कैसी नन्ही मुन्नी भोली सरकार है जिसको अब तक यह पता नहीं कि किसान के आर्थिक जीवन के सब चश्मे सूख चुके हैं। मगर पता भी कैसे लगे? कागजी हुकूमत है, कागजी घोड़े दौड़ते हैं, कागज का पेट भर दिया जाता है, बस सरकार की तसल्ली हो जाती है। प्रजा का पेट भरा है या नहीं, कागजी घुड़दौड़ में किसी को ध्यान ही नहीं आता। सरकारी अफसरों को केवल कागजों में दर्ज हुई बातों का ही पता होता है। रियाया पर क्या गुजरती है, प्रजा खुशहाल है या बदहाल है, इसका हाल केवल देहात वालों को ही मालूम है। पटवारी को भी मालूम है, लेकिन यह सच कहने से डरता है। ज्यों-ज्यों ऊपर जाओ, हालात की सही जानकारी कम होती जाती है। यहाँ तक कि सरकार के बड़े बड़े दफ्तरों तक पहुँचते पहुँचते केवल कागजी इंद्राजात और कागजी औसत पर ही निर्भर किया जाता है। सच तो यह है कि बड़े अफसरों को सही हालात मालूम होने बड़े कठिन हैं। जो बड़े बड़े अफसर हैं उनको तो पुलिस की रिपोर्टों और प्राइवेट चुगलखोरों की बातें सुनने से फुर्सत नहीं मिलती। इनका अधिक समय राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करने और उनसे संबंधित रिपोर्ट भेजने में खर्च हो जाता है। इलाकों में दौरा करने, प्रजा से मिलने जुलने, सही जानकारी देने और अपनी आंख से सब चीज़ों को देखने का इनको मौका ही नहीं मिलता। जरा किसानों के दुर्भाग्य को देखिए। मोटरें चल गई, अब कौन अफसर घोड़ा रखता है? मोटर पर बैठे 50-60 मील प्रति घंटा यात्रा की, जिले के सदर से चले और एक दूसरे कोने में पहुंच गए, वहां से सायंकाल पुनः सदर में लौट आए। यदि एक दिन टेनिस न खेले तो बस समझिए कि सारा मनोरंजन समाप्त हो गया। यदि एक रात को ब्रिज न खेल सके तो फिर खाना हजम नहीं होता। परिणाम यह हुआ कि घोड़े जाने से पक्की सड़क से दूर गांव के दौरे खत्म हो गए। मोटर कारों के आने से तथा टेनिस व ब्रिज के जादू से दौरे का असली उद्देश्य खत्म हो गया। इसके अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर के सिवाय और कोई अफसर ऐसा नहीं जो प्रजा की आम भलाई के लिए कोई जिम्मेदारी समझता हो। विभागीय भावना आम है। कप्तान पुलिस समझता है कि यदि अपराधों की संख्या में कमी है और विद्रोही आंदोलनों में भाग लेने वालों का काफ़ी पीछा किया गया है तो प्रजा के प्रति इनका और कोई कर्तव्य बाकी नहीं रह जाता। सिंचाई विभाग के अफसर समझते हैं कि यदि वे सेर भर पानी देकर 2 सेर के दाम वसूल कर लेते हैं तो वे अपनी तमाम जिम्मेदारियों से छूट जाते हैं। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का यह ख्याल है कि यदि सड़क और सरकारी भवन संतोषजनक हालत में है
और उनके हाथ से चंद ठेकेदार पल गए हैं तो प्रजा के प्रति इनका और कोई कर्तव्य नहीं रह जाता जिसे पूरा करने की वे चिंता करें। सिविल सर्जन साहब ने एक आध डिस्पेंसरी का निरीक्षण किया, दफ्तर के चंद कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए और एक बार सदर अस्पताल के बरामदों और रोगियों के कमरों को एक सरसरी निगाह से देख लिया तो बस दिन भर के लिए फुर्सत पाई। यदि कोई पोस्टमार्टम कर दिया तो समझिए सरकार पर, जिले और प्रजा पर बड़ा भारी एहसान कर डाला। इस बात का निचोड़ यह है कि किसी भी विभाग के जिम्मेदार अफसरों को लीजिए, इनको प्रजा के साथ कोई प्यार नहीं, इनके दिलों में न्याय की लेश मात्र इच्छा नहीं। ये अफसर अपने अपने विभाग के चंद रस्मी फराइज को पूरा करने के अतिरिक्त प्रजा के कल्याण की कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं समझते और जो काम करते हैं वे भी भाड़े के टट्टू की तरह करते हैं। अब रह गया एक बेचारा डिप्टी कमिश्नर। जिले के अन्य अफसरों से इसको कोई विशेष सहयोग नहीं मिलता। हाँ, स्थानीय क्लब की संरक्षकता इसके जिम्मे है, इसलिए दूसरे अफसर टेनिस और ब्रिज की लाग को इसके जिम्मे लगाकर इसके कुछ टाइम के ग्राहक बन जाते हैं। कुछ कचहरी का काम इसके जिम्मे होता है। इसके अलावा बिल्कुल बेमतलब, अनावश्यक और कई बार बेहुदा कागज के थब्बे इसके सामने हस्ताक्षर के लिए या सदर आदेशों के लिए पेश होते हैं। इनसे जो समय बचता है वह उपाधियां चाहने वाले, सनदे मांगने वाले और खुशामदी या चुगलखोरों की बेहया जमायत की भेंट हो जाता है। आज़ाद विचारों से आदमी डिप्टी कमिश्नर के पास बहुत कम जाते हैं। आज डिप्टी कमिश्नर साफ साफ बात कहने वाले आदमियों के साथ बातचीत करना अपनी शान से नीचा समझते हैं। ऐसी हालत में किसान की तकदीर का फैसला पटवारी और महकमा माल के अधीन कर्मचारियों के हाथ में रहता है। ये जो कुछ करते हैं सरकार से डरकर गलत सलत करते हैं और डिप्टी कमिश्नर इन पर मोहर लगा देता है। जब एक बार डिप्टी कमिश्नर की मोहर किसी रिपोर्ट पर लग गई तो फिर इसको आयते हदीस और वेद मंत्र का दर्जा प्राप्त हो जाता है। इस वेद वाणी को अब बदले कौन? जेठ अषाढ़ की धूप में तपने वाले, सावन भादों की घुमस में ईख, बाजरा, बाड़ी, मकई और ज्वार के खेतों के अंदर नुलाई गुडाई का काम करने वाले, माह पोह की सर्दी के अंदर नहर के दहानों से डाल के जरिए सिंचाई करने वाले, चरसा या रहट चलाकर खेतों में पानी देने वाले गरीब किसानों की हालत को कौन जानता। अगर कोई इनकी तरफ से आवाज उठाता है तो सरकारी अफसर और शहरी आबादी इसको आधा पागल समझने लग जाते हैं। जिसको प्रातः पलंग से उठने से पहले बिस्तर की चाय, फिर 9 बजे के करीब चाय टोस्ट, दोपहर को 1 बजे लंच, 4 बजे सायं फिर चाय, रात को 9 बजे डिनर मिलता हो, वह भूख के बारे में क्या जाने। फिर खाने की चीज़ों में अंडा, मक्खन, रोटी, चाय, कहवा, मिठाई, गोश्त, फल, मेवा, गैसदार पानी आदि और दिल को आकर्षित करने वाली और होश डुबो देने वाली शराब आदि प्रयोग होती है। ऐसी विलासिता में जीवन व्यतीत करने वालों को किस प्रकार विश्वास हो कि किसान सूखे टुकड़ों को भी तरसता है। गरीब किसान ने शिमले को नहीं देखा है। हाँ, इनमें से कोई मुकदमेबाजी के सिलसिले में लाहौर जरूर देखाया होगा। अनारकली की दुकानों की शान, जिंदगी की चहल पहल, माल रोड की दोरोया शानदार इमारतें, मैकलोड रोड के सिनेमाघर और कहवा खाने, स्त्रियों के कीमती आभूषण, इनकी नफीस पोशाकें, इनके चेहरों की सजावट, इनके बालों का संवार, बिजली की रोशनी, बिजली के पंखे, शानदार कारों के दृश्य। चंद घंटों के लिए तो किसान भौचक्का होकर यह भूल जाता होगा कि गरीब नाम की कोई चीज़ यहाँ कहाँ। रुपए की झंकार, धन की अधिकता, मौज, विलासिता की वस्तुओं का भंडार कदम कदम पर इनको कुबेर के खजानों की याद दिलाते होंगे। लाहौर के जिन भागों का वर्णन ऊपर किया गया है, इनका दृश्य देखकर अब अजनबी किसान को गरीबी की याद केवल उस समय आती होगी जबकि कोई चीज़ खरीदने का विचार उसके दिल में चुटकी ले। नगरों के निवासी, नगरों के समाचार पत्रों के लेखक और हमारी सरकार के बड़े बड़े अफसर जो चारों ओर से चकाचौंध करने वाली वस्तुओं से घिरे हुए हैं, जिनका जिक्र अभी किया गया है, किस तरह से समझें कि किसान को तन ढांपने को कपड़ा और पेट भरने को टुकड़ा मिलना कठिन हो रहा है। जमींदार, तेरा अल्लाह ही बेली है, भगवान ही रक्षक है। सरकार तो अभी तक यह समझती है
कि जब तू कंगाली का जिक्र जबान पर लाता है तब तू अपना मगरापन ही दिखाता है। तेरी आवाज़ उठाने वाला, तेरी दुहाई देने वाला कोई अखबार नहीं। हाँ, तेरे सच्चे सेवकों और तेरी ज़मीन के रक्षक इंतकाल अराजी को कोसने वाले अखबार बहुत हैं। तेरी बिरादरी कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। तेरा कुनबा तितर बितर है। तुम बिखरे पड़े हो, अनेक कुरीतियों का शिकार हो। यदि इस बावले कुनबे को कोई जगाने की कोशिश करता है तो मौलवियों, पंडितों और ग्रंथियों के कुनबे में खलबली मच जाती है। जरा जागृति के चिन्ह नजर आए और इन मजहब के दुश्मनों ने मजहब के नाम से क्लोरोफार्म के फोहे सुंघाने शुरू किए। सावधान। ये था चौधरी छोटूराम का लेख कागजी हुकूमत। इस लेख में उन्होंने साम्राज्यवादी सरकार के जो लाल फीताशाही है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसका जिस तरह से जिक्र किया है और वो किस तरह से किसान और मेहनतकश वर्ग की अनदेखी करते हैं और कैसे वे अपनी अय्यासी में ही मस्त हैं, सिर्फ कागज़ों का ही पेट भरते हैं, इसको विस्तार से उन्होंने लिखा है। और यदि कोई किसानों के अंदर जागृति पैदा करने की कोशिश करता है, जो धर्म के ठेकेदार हैं वो उसमें अड़चने पैदा करते हैं, धर्म का वास्ता देकर उसमें तरह तरह की बाधाएं डालते हैं। दोस्तों, आज़ादी के बाद बेशक खेती के स्वरूप और किसान के जीवन में बदलाव आया है, परंतु जो नहीं बदला वो उसका कर्जा और उसकी कम आमदनी। इसीलिए किसानों के बच्चे किसान बनना नहीं चाहते। वे अपनी ज़मीनें बेचकर या तो बाहर जा रहे हैं या तो नौकरी लगना पसंद करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेख पसंद आया होगा। आप इसको आगे बढ़ाइए। मिलते हैं किसी और लेख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।